वेलकम टू बिहार मैटर्स। ओम, आज के इस विशेष सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहन विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय मानव विकास और स्वास्थ्य योजनाएं 2025-26। जी, और यह विषय बिहार सरकार की आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही निर्णायक है। बिल्कुल, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी रेलवे, बिहार सीजीएल या फिर बीएसएससी एसआई और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हों। आज हम इन सरकारी योजनाओं के नवीनतम आंकड़ों और नीतिगत बदलावों को गहराई से समझेंगे। और देखिए, मेरा मानना है कि इस अकादमिक विश्लेषण का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि हालिया परीक्षाओं के ट्रेंड में एक स्पष्ट बदलाव आया है। हाँ, अब सिर्फ योजनाओं की लॉन्च डेट नहीं पूछी जाती। एग्जैक्टली। अब उनके स्ट्रक्चरल मॉडल, फंडिंग पैटर्न और इंटीग्रेशन पर आधारित कथन और कारण वाले प्रश्न ज्यादा आते हैं। इसलिए हमारा मुख्य फोकस आज उन विशेष एग्जाम ट्रैप्स पर रहेगा जहां अक्सर भ्रामक विकल्पों के कारण अंक कट जाते हैं। तो चलिए ओम, अध्ययन सामग्री की पहली और सबसे बड़ी योजना से शुरू करते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 23 सितंबर 2018 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इसे लॉन्च किया गया था। जी, और वित्तीय दृष्टिकोण से देखें तो इसका फंडिंग पैटर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का अनुपात 60 और 40 का है, लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90 और 10 का है। यहाँ यह सवाल उठता है कि एक ही राष्ट्रीय योजना में यह वित्तीय विषमता क्यों रखी गई है? देखिए, यह वित्तीय विषमता वास्तव में एक सोची समझी नीतिगत रणनीति है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों और सीमित राजस्व सृजन क्षमता को देखते हुए केंद्र सरकार वहां 90% वित्तीय भार उठाती है। और मुझे लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यहीं पर सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रश्न पत्र में अक्सर एक कथन दिया जाता है कि आयुष्मान भारत योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि तकनीकी रूप से गलत है। जी, यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना अवश्य है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर योजना नहीं है जहां पूरा खर्च केंद्र उठाता हो। परीक्षार्थियों को इस 60-40 और 90-10 के स्पष्ट विभाजन को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम इसके कवरेज और आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। और प्रारंभ में इसका लक्ष्य 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को कवर करना था, जो लगभग 50 करोड़ व्यक्ति होते हैं। सही कहा। और 2025-26 के नवीनतम आंकड़े इसकी विशालता को और भी स्पष्ट करते हैं। अब तक 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 6.5 करोड़ से अधिक अस्पताल में दाखिले अधिकृत हुए हैं, जिनसे 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का उपचार मूल्य उत्पन्न हुआ है। वर्तमान में 28,000 से अधिक अस्पताल इस नेटवर्क में सूचीबद्ध हैं। ये आंकड़े मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के लिए अत्यंत प्रामाणिक साक्ष्य हैं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए 2025 में हुआ है कि नीतिगत विस्तार सबसे अधिक प्रासंगिक है। आप 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों वाले विस्तार की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। सरकार ने अब 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी आय सीमा और बिना किसी प्रीमियम के इसमें शामिल कर लिया है। यह लक्षित दृष्टिकोण से जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण की ओर एक बहुत बड़ा नीतिगत प्रस्थान है। भारत की बढ़ती उम्रदराज आबादी के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस योजना की मूल प्रकृति को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति है, जो एक गंभीर एग्जाम ट्रैप का निर्माण करती है। अक्सर इसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर मान लिया जाता है। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर वैचारिक चूक है जिस पर परीक्षार्थियों को सतर्क रहना होगा। आयुष्मान भारत ब्रिटेन के एनएचएस या कनाडा के मॉडल जैसा टैक्स फंडेड यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है, जहां देश के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से सार्वजनिक और निःशुल्क होती है। एग्जैक्टली। इसके विपरीत भारत का पीएमजेवाई मॉडल एक बीमा आधारित मॉडल है। यह एक विशिष्ट लक्षित आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। परीक्षा में यदि इसे कर पोषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा कहा जाए तो वो विकल्प तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट व्याख्या। अब अगर देखें तो आयुष्मान भारत की बात केवल बीमा तक सीमित नहीं है। इसका एक दूसरा मजबूत स्तंभ भी है जो प्रिवेंटिव हेल्थ यानी निवारक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। आप स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात कर रहे हैं। जी, इस योजना के तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का मूल लक्ष्य रखा गया था और 2025 तक ये लक्ष्य पार किया जा चुका है।
अब 1,75,000 से अधिक ऐसे केंद्र चालू अवस्था में हैं। इन केंद्रों में मुख्य रूप से गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और टेली कंसल्टेशन को शामिल किया गया है। और इन केंद्रों की स्थापना के पीछे का व्यवहारिक तर्क समझना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा केवल तब शुरू नहीं होती जब मरीज अस्पताल के बिस्तर पर हो। बिल्कुल, वो निवारक देखभाल से शुरू होती है। जब हम गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप या कैंसर की बात करते हैं, तो इनकी शुरुआती पहचान केवल ग्रामीण स्तर पर फैले इन केंद्रों के माध्यम से ही संभव है। और परीक्षार्थियों के लिए यहाँ ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केंद्र कोई अलग योजना नहीं है। ये आयुष्मान भारत के ही वृहत ढांचे का हिस्सा है। सही कहा। जहां पीएमजे द्वितीयक और तृतीयक उपचार प्रदान करता है, वहीं ये वेलनेस सेंटर प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य का आधार तैयार करते हैं। और इसी आधारभूत ढांचे को डिजिटल युग में ले जाने का कार्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कर रहा है। वर्ष 2021 में लॉन्च किए गए इस मिशन का ढांचा अत्यंत तकनीकी है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। पहला, आभा आईडी यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जो एक 14 अंकीय पहचान संख्या है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और तीसरा, डीजी डॉक्टर रजिस्ट्री। और 2025 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार अब तक 60 करोड़ से अधिक आभा आईडी सृजित किए जा चुके हैं, 45 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक हो चुके हैं और 3 लाख से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं इस नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। तकनीकी मापदंडों पर आधारित प्रश्नों में यह खंड बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला और सामान्य एग्जाम ट्रैप आभा आईडी के अंकों की संख्या में होता है। हाँ, अक्सर परीक्षक विकल्पों में इसे 12 अंकों का दर्शाते हैं। जी, ताकि परीक्षार्थी इसे आधार कार्ड के 12 अंकों से भ्रमित होकर सही मान ले। यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखना होगा कि आभा आईडी 14 अंकों की होती है। और इस मिशन की वास्तुकला को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिस तरह से आधार ने नागरिक पहचान के लिए और यूपीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए एक डिजिटल आधार तैयार किया, उसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में ये कार्य डिजिटल मिशन कर रहा है। ये तुलनात्मक विश्लेषण परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। परीक्षा में ये सीधा प्रश्न बन सकता है कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है? उत्तर स्पष्ट रूप से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होगा। यह मरीजों को उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड की पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है। बिल्कुल। यदि बिहार का कोई मरीज दिल्ली के किसी अस्पताल में जाता है, तो उसे अपनी पुरानी मेडिकल फाइलें ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी 14 अंकीय आभा आईडी के माध्यम से डॉक्टर उसका पूरा मेडिकल इतिहास देख सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचागत विश्लेषण के बाद अब हम मानव पूंजी के सबसे बुनियादी तत्व यानी पोषण की ओर रुख करते हैं। बिल्कुल। पोषण 2.0 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक अति महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है। इस योजना की संरचना को समझने के लिए इसके इतिहास को देखना होगा। इसे 3 प्रमुख पुरानी योजनाओं का विलय करके बनाया गया है। ICDS यानी समेकित बाल विकास सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना। जी, और वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में इस वृहत योजना के लिए लगभग 21,960 करोड़ रुपए का विशाल आवंटन किया गया है। इतने बड़े बजट आवंटन और 3 योजनाओं के विलय का मुख्य कारण प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना है। ICDS, जो कि 1975 से चल रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन इन सबको एक छतरी के नीचे लाने का उद्देश्य लक्ष्यों की सटीकता है। और पोषण 2.0 के लक्ष्य बहुत स्पष्ट और मापन योग्य हैं। स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई की समस्या को घटाकर 25% तक लाना, और एनीमिया यानी रक्त अल्पता में सालाना 3% की कमी सुनिश्चित करना। ये योजना वर्तमान में 8 करोड़ बच्चों और 1.8 करोड़ गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभान्वित कर रही है। इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से रियल टाइम निगरानी की जा रही है। लेकिन इस योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण अकादमिक पहलू है, वो है इसका जीवन चक्र दृष्टिकोण। दोनों के लिए अनिवार्य है। परीक्षा में एक भ्रामक कथन दिया जा सकता है कि पोषण 2.0 केवल 0 से 6 वर्ष के बच्चों के कुपोषण को दूर करने पर केंद्रित है, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। जी, जीवन चक्र दृष्टिकोण का अर्थ है कुपोषण की अंतर पीढ़ीगत श्रृंखला को तोड़ना। यह चक्र एक कुपोषित किशोरी से शुरू होता है,
जो आगे चलकर एक एनीमिक गर्भवती महिला बनती है और फिर एक कुपोषित या कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती है। पोषण 2.0 इस पूरी श्रृंखला के हर चरण को लक्षित करता है। और पोषण के इसी चक्र को सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण और रोग नियंत्रण की भूमिका अहम हो जाती है। यहीं पर मिशन इंद्रधनुष 5.0 और एनीमिया मुक्त भारत की बात आती है। मिशन इंद्रधनुष का स्पष्ट लक्ष्य 95% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करना है। इसके तहत अब 12 वैक्सीन रोके जा सकने वाली बीमारियों को कवर किया जा रहा है। 2025 के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 5 करोड़ से अधिक बच्चों का समग्र रूप से टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें एक विशेष रणनीतिक बदलाव ये है कि अब शहरी मलिन बस्तियों और आकांक्षी जिलों पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में इन्हीं क्षेत्रों में टीकाकरण का कवरेज सबसे कम पाया गया था। और जब हम इसके साथ एनीमिया मुक्त भारत की स्ट्रैटेजी का विश्लेषण करते हैं तो लक्षित समूह बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं। 6 से 59 महीने के बच्चे, किशोरियां और गर्भवती महिलाएं। इस अभियान की त्रि-आयामी रणनीति है: आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कृमि मुक्ति अभियान और बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन। एनीमिया की स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अनुसार भारत में अभी भी 57% महिलाएं और 67% बच्चे एनीमिक हैं। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। परीक्षाओं में निबंध लेखन या मुख्य परीक्षा के उत्तरों में इन आंकड़ों का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जब आधी से अधिक महिला आबादी खून की कमी से जूझ रही हो तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए एनीमिया मुक्त भारत को अब अलग थलग न रखकर पोषण 2.0 के साथ पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया है। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के एक और गंभीर मोर्चे की बात करते हैं: संचारी रोगों का उन्मूलन। इसमें सबसे प्रमुख है टीबी मुक्त भारत अभियान। भारत सरकार ने देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2025 निर्धारित किया है। और यहाँ जो सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है वो वैश्विक समय सीमा के साथ इसके टकराव को लेकर है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के तहत टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां परीक्षक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से परीक्षार्थियों को भ्रमित करते हैं। परीक्षा में कथन दिया जा सकता है कि भारत का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम वैश्विक लक्ष्यों की 2030 की समय सीमा के अनुरूप कार्य कर रहा है, जो कि एक गलत कथन होगा। भारत ने जानबूझकर एक अधिक आक्रामक नीति अपनाई है और वैश्विक समय सीमा से 5 साल पहले ही इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 2025 तक के डेटा का विश्लेषण करें तो इस नीति के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। 2015 के स्तर की तुलना में अब तक टीबी की घटनाओं में लगभग 16% की कमी दर्ज की गई है। सालाना 26 लाख से अधिक मामलों को नोटिफाई किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख पहलों का एक इकोसिस्टम बनाया गया है। पहला, निक्षय पोर्टल, जो सभी मरीजों की डिजिटल ट्रैकिंग करता है। दूसरा, निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत मरीजों को सही पोषण सुनिश्चित करने के लिए 500 रुपये प्रति माह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दिए जाते हैं। और तीसरा, निक्षय मित्र पहल। इन तीनों के बीच का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। निक्षय पोर्टल तकनीकी निगरानी के लिए है और पोषण योजना वित्तीय सहायता के लिए। लेकिन निक्षय मित्र पहल एक सामाजिक आंदोलन है, जिसके तहत कोई भी नागरिक या संस्था टीबी के मरीजों को गोद ले सकती है। यह बीमारी से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने का एक उत्कृष्ट मॉडल है। शारीरिक स्वास्थ्य के समानांतर अब मानसिक स्वास्थ्य को भी राष्ट्रीय नीतियों में उचित स्थान मिलने लगा है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम के लिए बेंगलुरु स्थित निमांस को नोडल संस्थान बनाया गया है। नोडल संस्थानों के नाम हमेशा से राज्य लोक सेवा आयोगों के पसंदीदा प्रश्न रहे हैं। जी, निमांस इस कार्यक्रम का तकनीकी और अकादमिक नेतृत्व कर रहा है। 2025 के नवीनतम आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 1.2 करोड़ से अधिक कॉल्स को हैंडल किया जा चुका है। और ये व्यवस्था 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। इस सेवा का नाम टेलीमानस रखा गया है और इसका टोल फ्री नंबर 14416 है। तथ्य आधारित परीक्षाओं के लिए यह नंबर 14416 कंठस्थ होना चाहिए। इसके साथ ही टेलीमानस का पूर्ण रूप भी परीक्षा में पूछा जा सकता है: टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। चर्चा के अंतिम और अत्यधिक महत्वपूर्ण खंड की ओर बढ़ते हैं।
इन सभी स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं का सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के साथ सीधा जुड़ाव। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर मिलान करे प्रारूप में प्रश्न आते हैं। इस मैपिंग को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से याद रखना चाहिए। पहला, पीएमजे और टीबी मुक्त भारत अभियान। ये दोनों सीधे तौर पर एसडीजी 3 के अंतर्गत आते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है। दूसरा, पोषण 2.0। यह एक बहुआयामी योजना है, इसलिए यह एसडीजी 2 यानी शून्य भूखमरी और एसडीजी 3 दोनों को एक साथ संबोधित करती है। और तीसरा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हालांकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा है, लेकिन इसके तकनीकी स्वरूप के कारण इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के रूप में विश्लेषित किया जाना चाहिए। ये वर्गीकरण परीक्षा में सीधे तौर पर अंकों में तब्दील हो सकता है। आज के सत्र में हमने सभी प्रमुख नीतिगत आयामों, बजट आवंटनों और छिपे हुए एग्जाम ट्रैप्स का विस्तृत विश्लेषण किया है। और परीक्षार्थियों के लिए ये समझना आवश्यक है कि इतने विशाल डेटाबेस और अनुपातों को केवल एक बार सुनकर याद नहीं रखा जा सकता। इनका नियमित रिवीजन करना ही परीक्षा कक्ष में सटीकता सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल सही। बार बार रिवीजन करना ही सफलता की कुंजी है। इस विस्तृत विश्लेषण के बाद अंत में एक ऐसा वैचारिक प्रश्न उभरता है जो प्रत्यक्ष रूप से तो आंकड़ों में नहीं है, लेकिन भारत की भविष्य की नीतियों की दिशा तय करेगा। वो क्या है? छात्रों को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए कि क्या डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पोषण संबंधी पहलों का रियल टाइम एकीकरण भारत को भविष्य में एक प्रिडिक्टिव पब्लिक हेल्थ सिस्टम विकसित करने में सक्षम बना सकता है। एक ऐसी प्रणाली जो बीमारी फैलने से पहले ही उसका पूर्वानुमान लगा ले। ये बहुत ही प्रासंगिक विचार है। और क्या इस तरह की उन्नत स्वास्थ्य प्रणाली ही भारत के जनांकीय लाभांश की वास्तविक सफलता सुनिश्चित करेगी? ये एक ऐसा विश्लेषणात्मक प्रश्न है जो मुख्य परीक्षा के उत्तरों को एक नई गहराई प्रदान कर सकता है। छात्रों को इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। इसी वैचारिक मंथन के साथ आज की इस अकादमिक चर्चा को यही विराम देते हैं। ये विश्लेषण श्रृंखला अगले सत्र में कुछ अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों के साथ जारी रहेगी। बिहार मैटर्स।